Good morning students, this is class 8 chapter number 1 where, when and how, and this is part 3. Let us start with today's topic and outline of the time frame of these periods. The duration of these periods, ancient, medieval and modern, is not the same in different parts of the world. यानी कि जैसा बताया गया है कि इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया था, उसे हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं और हिस्टोरियन हैं उन्होंने इसे मना कर दिया था। और उस तरह से मना करने के बाद इंडिया की जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट, मिडिविडल और मॉडर्न पीरियड के बेस पर की गई है। पर इसमें एक बात इम्पोर्टेंट बताई गई है कि वर्ल्ड के एंशिएंट पीरियड, वर्ल्ड का मिडिविडल पीरियड और वर्ल्ड का ही मॉडर्न पीरियड, इसकी जो टाइम फ्रेम है वो इंडिया की टाइम फ्रेम से थोड़ी सी अलग है। फॉर इंस्टेंस, द मॉडर्न पीरियड इज सेड टू हैव बिगन इन यूरोप इन द 16th century, बट इन इंडिया द 16th century when Mughal emperor like Babur, Humayun and Akbar ruled over India was a part of the medieval period। अब यहाँ पर बताया गया है कि 16 जो सेंचुरी थी उसमें वो मॉडर्न पीरियड वर्ल्ड का यानी कि इंग्लैंड का जो है, यूरोप का जो है वो आपके शुरू हो जाता है। पर उस समय इंडिया के अंदर मिडिविडल पीरियड चल रहा था, यानी कि उस समय मुग़ल एम्पायर बाबर, हुमायूं और अकबर जो है वो रूल कर रहे थे। तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया था, पर उस समय इंडिया के अंदर मिडिविडल पीरियड चल रहा था। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये हमेशा बना हुआ रहता है वर्ल्ड में और इंडिया के रेफरेंस में। All these differences was due to the fact that the speed of progress and civilizations was not the same in all parts of the world. Those parts which made progress at a much faster pace also saw the rise of modernization much earlier, and those parts which remained behind saw the down of modernization much later। तो इस तरह से देखा जाए तो मिडिविडल पीरियड इंडिया में चल रहा था, यूरोप में मॉडर्न पीरियड शुरू हो चुका था। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा हिस्ट्री के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन बनी हुई रहती है। कहीं पर मॉडर्नाइजेशन शुरू हो जाता है, कहीं पर मॉडर्नाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी वजह से वर्ल्ड की हिस्ट्री और पर्टिकुलर किसी कंट्री की जो हिस्ट्री है उसको कंपेयर करने में मुश्किलें आती हैं। इसीलिए इस चीज़ को हिस्टोरियन को बहुत अच्छे तरीके से देखकर उन्हें समझना पड़ता है। In India, the modern period began in the 18th century after 1707 when the last great Mughal emperor Aurangzeb breathed his last। अब यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है वो हमारा 1707 के बाद में शुरू होता है, यानी कि लास्ट जो ग्रेट मुग़ल एम्पायर जो था औरंगजेब, उसके जाने के बाद इंडिया के अंदर जो है वो आपके 18th सेंचुरी जो थी 1707, वहाँ पर औरंगजेब के बाद में मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। विद द पासिंग ऑफ औरंगजेब द ओल्ड एडिफिस बिगेन टू क्रम्बल, गिविंग प्लेस टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस। जब वो चला गया तो उसके बाद में उसका जो, क्योंकि वो औरंगजेब जो था वो आपके मुग़ल एम्पायर था, उसके जाने के बाद जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे चेंज होने लगे। और मतलब कहने का मतलब कि जो मुग़ल एम्पायर का जो रूल था वो पूरी डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। गिविंग प्लेस टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस, ओल्ड पावर्स बिगेन टू वीकन एंड मैनी न्यू पावर्स बिगेन टू एमर्ज ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया। तो उसके जो छोटे छोटे जितने भी राजा महाराजा थे, क्योंकि जब मुग़ल एम्पायर चला गया तो उसके अंडर में जितने भी छोटे मोटे जो राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने लगे और वो खुद अपने आप को उन्होंने राजा बना लिया। तो इस तरह से औरंगजेब के जाने के बाद अलग अलग जगह के नए नए राजा बन गए। द वंस माइटी मुगल्स ग्रेजुअली स्लिप्ड टू द बैकग्राउंड एंड न्यू पावर्स लाइक द मराठा, द सिख, द रोहिलास, द पठान, द राजपूत बिगेन टू स्टील द शो। अब इस तरह से जैसे ही औरंगजेब के जाने के बाद मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया तो नए राजा मराठा बने, नए राजा सिख बने, नए राजा जो है रोहिलास बने, पठान बने और राजपूत बने। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो छोटे छोटे किंग थे उन्होंने अपने आप को
किंग बना लिया और मुगल एम्पायर को चुनौती देने लगे। देयर म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वाइटेड वेरियस फॉरेन पावर्स लाइक द पुर्तगीज, द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टू ट्राई फॉर सुपरमेसी। तो अब इस तरह से देखा जाए तो जब वो चले गए तो उसके बाद में जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और वो आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाइयाँ करने लगे। और जब वो लड़ाइयाँ करने लगे तो पुर्तगीज़ को, डचेस को, इंग्लिश को और फ्रेंच जितने भी थे उन लोगों को मौका मिल गया कि वो इंडिया में आने के बाद इनके जो आपस के जो डिस्प्यूट है उसका फ़ायदा उठाएं और इंडिया पर रूल करें। Establish their own empire in India. This ever-changing panorama overshadowed the medieval period and heralded the dawn of modern period, especially with the coming of the Europeans to India. Then the country made rapid strides towards the modern period. और जैसे ही यूरोपियंस आए तो वो अपने साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें लाए और इस वजह से हमारा जो मॉडर्नाइजेशन वाला जो पीरियड है वो यूरोपियंस के आने के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डचेस, फ्रांसीस, यूरोपियंस ये सारे के सारे जब इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जब आए तो अपने साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आए और उनके संपर्क में आने पर इंडिया के अंदर भी जो मॉडर्न पीरियड है वो शुरू हो जाता है। Thus, while in Europe the modern period began in the 16th century, in India it began in the 18th rather in the 19th century. तो इस तरह से यूरोप के अंदर मॉडर्न पीरियड 16th सेंचुरी में शुरू हो गया, जबकि इंडिया के अंदर वो 18th और 19th सेंचुरी में जाकर शुरू होता है। तो ये टॉपिक यही फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी कि जो इम्पैक्ट हुआ मॉडर्न पीरियड का इंडिया पर वो हम लोग देखते हैं। Impact of the modern period. The modern period when India came into contact with Europeans had a great impact on Indians. तो जिस तरह से ये लोग आए हैं यहाँ पर तो उस तरह से उसका जो यूरोपियंस का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। In comparison to foreign societies, many social evils were prevalent in the Indian society. These began to be attacked by the social reformers who tried to uproot them. तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो एविल्स होती है वैसे की वैसी जो एविल्स हैं वो हमारे इंडियन सोसाइटी में भी थी। तो इंडियन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उन्होंने हमारी जो सोशल एविल्स हैं उनको दूर भगाने की कोशिश की है। अब सोशल एविल्स में कौन सी आएगी? चाइल्ड इन्फेंटेंसी होगी, इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज होती है वो होती है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है। तो ये सारी सोशल एविल्स को दूर करने की सोशल रिफॉर्मर्स ने कोशिश की थी। In the economic field too, there were drawbacks. Agriculture, trade and industries drew the attention of various administrators and economists who tried to cure Indian economy of all its ills. अब इस तरह से जैसे ये यूरोपियंस यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली, सोशली और एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से बहुत सारे सुधार होने की कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर को, ट्रेड को और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो इस तरह से जब स्थितियाँ ख़राब होने लगी तो हम लोगों का जो अटेंशन है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ जाने लगा और हम लोगों को यूरोपियन के आने के बाद इनके बारे में सोचने का मौका मिलता है। Many new schools and the colleges were opened where many foreign languages began to be taught along with the ओरिएंटल लैंग्वेज, यानी कि हमारे यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाने लगी। बड़े बड़े स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, क्योंकि उससे पहले जो थे वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थी पहले थी, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, ये सारी एंसेंट जो हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, पर टाइम टू टाइम ये भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो उसके बाद में जब ये यूरोपियन आते हैं तो वापस ये जो स्कूल और ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वापस रिबिल्ड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग नए स्कूल्स खोले जाते हैं और जो कॉलेजेस हैं वो खोले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ पर जो स्कूल वगैरह नहीं थे, पहले थे ये, पर मुगल एम्परर के आने के बाद और फॉरेन इन्वेडर आने के बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई थी। फिर जब यूरोपियंस आते हैं तो ये नए तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लागू करते हैं। With the introduction of the Western education, the Western literature, Western ideas also began to enlighten the Indian mind.
इस तरह से वेस्टर्न कल्चर भी हमारे यहाँ पर आने लगता है, उनकी लैंग्वेज को हम सीखने लगते हैं, उनके आइडियाज़ को हम सीखने लगते हैं, वहाँ की जो लिटरेचर है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इंडियन जो माइंड है वो उन चीज़ों को भी सीखना शुरू कर देता है। थस द होल एटमॉस्फेयर चेंज्ड एंड द इंडियंस फाउंड देमसेल्व्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, और इस तरह से हम लोग भी मॉडर्न होने लगते हैं। As soon as the Indians came in contact with Western culture, history and the philosophy, they were inspired by the high ideas of liberty, equality and the fraternity. तो जब ये फॉरेन कंट्रीज़ वाले यूरोपियन के संपर्क में हम लोग आते हैं तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा हमारी जानकारी बढ़ती है। तो यानी कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्वता, यानी कि हम लोग मिलजुल कर एक जो अपनेपन की जो भावना है देशवासियों के प्रति वो डेवलप होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यूरोपियंस के आने के बाद हमारे अंदर वापस से आना शुरू हो जाती है। ये एंशिएंट टाइम में हमारे अंदर पहले भी मौजूद थी, पर समय के साथ ये भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गायब हो गई थी। तो यूरोपियंस लिटरेचर को पढ़ने के बाद ये चीज़ें वापस से एक बार जो भावना है वो इंडियंस के माइंड में आने लगती है। Foreign imperialism now stood before the stark naked with all its oppressions and aggressions। और जब ये आइडियाज़ हमारे माइंड में आने लगे तो जो ब्रिटिशर्स ऑपरेशंस जो हमारे ऊपर ऑपरेशंस करते थे, यानी कि हम लोगों पर दमन करते थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, एग्रेशन यानी आक्रमण करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, तो उसके बारे में भी हम लोगों को जागृति मिलने लगी, यानी हम लोग उनका विरोध करने लगे। तो यानी कि फॉरेन जो ये यूरोपियंस हैं इनके लिटरेचर को पढ़कर हम लोगों ने उनके ही खिलाफ होना सीख लिया था, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में उनके लिटरेचर में लिखा है और जिन चीज़ों को बुरा माना जाता है, ये यूरोपियंस जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हीं चीज़ों को हमारे भारत के अंदर लागू करती थी। तो ऐसी जागृति आने पर हम लोग उन्हीं लिटरेचर के आधार पर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाउ कुड द इंडियंस टॉलरेट सच अ डेस्पोटिक रूल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर मदरलैंड। तो इस तरह से उन चीज़ों को पढ़कर हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना जागती है और हमें ये एहसास होता है कि हम लोग डेस्पोटिक रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि हमारे ऊपर जो भी क्रूएल्टी की जा रही है, जो एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकली हमारे साथ किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ने के बाद इंडियंस के अंदर आने लगी। Soon they started a national movement against the British rule, and after a long period of sacrifices and untold miseries, they won their freedom in 1947। और फिर 1947 को हम लोग इतने सारे सेक्रीफाइस करने के बाद और इतने सारे दुखों को देखने के बाद हम लोगों को आज़ादी मिलती है। Then began the task of reconstructing India and rebuilding her economy। अब यहाँ पर ये बात है कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हो गए तो उसके बाद हमें इंडिया को रिकन्स्ट्रक्ट करने में और हमारी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। विद द strenuous efforts and the continuous march towards progress during the last 64 years, India won for herself a place among the great countries of the world। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इतने साल 64 ईयर्स के बाद में हम लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले खड़े हो गए और आत्मनिर्भर होने लगे हैं। In this way, the modern period in India is full of stress and strain, many challenges and ups and downs। But still, we Indians are trying to march forward gradually towards progress and prosperities। तो इतने सारी मुसीबतों को देखने के बाद भी हम इंडियंस जो हैं वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने लगे हैं, यानी कि इतना सब कुछ जो हुआ है ये सारी चीज़ें इंडियंस ने अपने बल पर की और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया और वापस इंडिया को पुराने एंशिएंट टाइम में जो हम प्रॉस्पेरिटी हमारे पास थी उस प्रॉस्पेरिटीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। तो आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th century। हैव अ नाइस डे।